गाइस, पिछली क्लासेस में चर्चा किया फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में, जहाँ पे हम लोग फंक्शंस को ध्यान में रखते हुए एक्टिविटीज़ को ग्रुपिंग कर रहे थे। बेटा आज जो ग्रुपिंग करने का पैमाना होगा, बेंचमार्क होगा, दैट इज़ नॉट द फंक्शन, दैट इज़ द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो सारे की सारी एक डिपार्टमेंट में चली जाएंगी। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो टेक्सटाइल का काम भी कर रही है, मेडिसिन का काम भी कर रही है, कॉस्मेटिक का काम भी कर रही है, मान लो ऑटोमोबाइल के सेक्टर के अंदर भी है, सपोज करिए। तो अब टेक्सटाइल से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वे सारी की सारी एक ही डिपार्टमेंट में डाल दी जाएंगी। प्लीज़ फोकस करिएगा, सुनते जाइए इत्मीनान से। नमन, यहाँ बैठ बेटे, इधर के बैठ प्लीज़, प्लीज़ शांति से बैठिए। अब जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी, प्रोडक्शन वाली, सेल्स वाली, परचेज वाली, फाइनेंस वाली, वो सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ होंगी बेटा आपकी कॉस्मेटिक से रिलेटेड, आपके टेक्सटाइल से रिलेटेड, वो सारी की सारी एक ही डिपार्टमेंट में पाई जाएंगी, जैसे कि टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, दैट्स इट। अब टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में ही क्या हो रहा है, मार्केटिंग भी हो रही है, परचेज भी हो रहा है, प्रोडक्शन भी हो रहा है, फाइनेंस भी हो रहा है। तो यहाँ पे सब एक्टिविटीज का बाप एक ही बन चुका है। कौन सा हेड? टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का हेड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ तक का भाग क्लिक हो गया कि नहीं हो गया? यस। तो आइएगा, सबसे पहले हमने इसका भी यही करना है, पहले मीनिंग, फिर मैरिट्स, फिर डिमेरिट्स, फिर सूटेबिलिटी, फिर काम खत्म, बस। ठीक है जी, इतना ही भाग क्लास में करेंगे होपफुली। और इसके करने के बाद बेटा आपका 50% ऑर्गेनाइजिंग भी खत्म हो जाएगा, और छुट्टियों से पहले पहले होपफुली हम इसे खत्म कर जाएंगे। ठीक है, ध्यान देना। तो सही चल रहा है सब कुछ, आराम से चलते चले जाइए बेटा। डिविजनल स्ट्रक्चर, नंबर 1 में सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसका कॉन्सेप्ट बड़े प्यार के साथ और लगन के साथ लिखिएगा, पॉइंट नंबर ए बना करके फटाफट से बेटा, खुद से लिखिए। व्हेन द ग्रुपिंग ऑफ द जॉब्स is done, when the grouping of the jobs is done on the basis of the product, then the organizational structure so formed is known as क्या क्या कहते हैं उसको? डिविजनल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, if the organization is producing, क्या बना रही है? टेक्सटाइल्स, medicines, cosmetics, etc., then all the activities related to the textile will be grouped under textile department, related to medicines will be grouped under, हाँ जी गाइस, मेडिसिन डिपार्टमेंट, एंड सो ऑन। बेटा एक डायग्राम बना लेना अपने समझने के लिए। ये टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है, यहीं पे ही परचेज हो रही है, यहीं पे ही प्रोडक्शन की एक्टिविटी भी हो रही है, यहीं पे मार्केटिंग भी हो रही है, और यहीं पे ही फाइनेंस भी हो रहा है। सिमिलरली आपका मेडिसिन डिपार्टमेंट भी ऐसे ही काम करेगा, और इन सब के ऊपर इनका बाप बैठा होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं?
टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बेटा जो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का हेड होगा, ये डिपार्टमेंटल हेड है, और डिपार्टमेंटल हेड कहाँ कवर होते हैं? मिडिल लेवल में कवर हो जाते हैं। भाग समझ में आया होगा? यस और नो गाइस? यस सर। हाँ जी गाइस, यहाँ पे सिमिलरली बनेगा परचेज, फिर प्रोडक्शन, फिर मार्केटिंग, फिर फाइनेंस। बेटा मैं अगले भाग पे मूव करूंगा, मेरिट्स। पहला मेरिट्स, पेपर में आते हैं ये क्वेश्चन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 6 नंबर के अंदर, 4 नंबर के अंदर ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपको बोलेगा कि बताइए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा सूटेबल है और उसके क्या क्या फायदे और नुकसान होंगे। पहला, एक बात बताना, आपने पिछले केस के अंदर अगर आप घर से पढ़कर आए हैं तो आपने सीखा था ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, जिसको हम लोग फंक्शनल स्पेशलाइजेशन भी बोल रहे थे, क्योंकि सारी की सारी एक्टिविटीज फंक्शंस के अकॉर्डिंग हमने ग्रुपिंग किया रखा था और वहां पर सारी की सारी एक्टिविटी उसी फंक्शन के इर्द गिर्द हो रही थी, तो पर्सन को फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा। यहां पे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होगा कि प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होगा? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोडक्ट को मद्देनजर रखते हुए ग्रुपिंग हो रखी है। बात खत्म, लिखिएगा प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। क्या ये दोनों का डिफरेंस बन गया? द आंसर इज यस। सिंस ऑल द एक्टिविटीज related to a particular product are grouped under one department, hence there will be, हाँ जी guys, what product specialization. I really hope the concept should be clear to you now. बेटा एक बात बता, पिछले केस में प्रोडक्शन वाला परचेज पे निर्भर कर रहा था, सेल वाला प्रोडक्शन पे निर्भर कर रहा होगा, क्योंकि वहां पे अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड है सभी के, यस और नो। परंतु यहाँ पे अलग अलग है कि एक के अंडर हो रहा है सारा काम। तो बताइएगा कॉमन सेंस लगा के कहाँ फास्ट डिसीजन मेकिंग होगी और कहाँ पे स्लो हो रही होगी? स्लो पहले वाले में, यहाँ पे फास्ट, क्योंकि यहाँ पे एक ही बंदे के अंडर सारा कुछ हो रहा है, इसलिए ऐसा होगा। समझ में आ गया? उसे किसी पूछने की लोड़ नहीं है, क्योंकि वो खुद ही बाप है सबका। लॉजिक क्लियर? फास्ट डिसीजन मेकिंग। थोड़ा जल्दी करेंगे काम। In the divisional structure, comma, manager is not required to depend upon the other manager because all the activities of purchase, production, marketing, etc. are under the one manager only. बेटा एक बात मैंने आपको एडॉप्शन टू चेंज, एडॉप्शन ऑफ चेंज में बताई थी कि यहाँ पे हर प्रोडक्ट अलग अलग अगर काम कर रहा होगा और नया प्रोडक्ट जब लॉन्च करने की बारी आएगी तो जो एग्जिस्टिंग हमारे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं तो वो डिस्टर्ब नहीं हो पाएंगे, यस और नो? तो हमें नया प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च करना इजी हो जाएगा, यस। तो यही वाली बात मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा, लेकिन हमारा नाम थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। क्या बोला मैंने वर्ड? एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। लिखिएगा प्लीज।
बेटा इसके अंदर हम कौन सी बात बताएंगे, जो मैंने ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस में बताया था ना, एडॉप्शन टू चेंज, मैं सेम ही लिख रहा हूं, मैं रिपीट नहीं करूंगा उसको। लास्ट पॉइंट अकाउंटेबिलिटी, क्या मतलब था इसका, हिंदी बताओ, जवाबदेही। कल भी किया इसके अंदर। बेटा अगर आप फंक्शनल की बात करें तो याद है, सेल वाला कह रहा था कि प्रोडक्शन ने माल अच्छा नहीं बनाया, प्रोडक्शन वाला कह रहा था परचेज वाले का माल अच्छा नहीं था, परचेज वाले ने कहा था हमें फाइनेंस वाला पैसे नहीं देता। क्या वो एक दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाले जा रहे थे? यस, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड से, यस और नो गाइस। परंतु यहां पे अगर यहां पे प्रेसिडेंट टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के हेड को बुलाएगा, बता भी तो टारगेट पूरा क्यों नहीं हुआ, तो क्या वो किसी और के ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल पाएगा? नहीं डाल पाएगा, क्योंकि वो तो अकेला ही बाप है सबका। बात समझ में आ गया कि नहीं भैया? इसलिए यहां पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना इजी हो गया है। समझ में आ गया कि नहीं? यस, राइट डाउन प्लीज। इन डिविजनल स्ट्रक्चर कॉमा ब्लेमिंग इज नॉट पॉसिबल। अपना ब्लेम हम किसी के सिर मढ़ नहीं सकते। ब्लेमिंग इज नॉट पॉसिबल सिंस, क्यों? सिंस ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज are handled by one manager. Demerits. पॉइंट नंबर ए, बेटा अगर टेक्सटाइल का डिपार्टमेंट अलग है, कॉस्मेटिक का अलग है, मेडिसिन का अलग है, कॉस्मेटिक और मेडिसिन को ध्यान में रखते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा। तो क्या अब दोनों को अपने अपने डिपार्टमेंट से अलग हैं, तो दोनों का प्रोडक्शन एरिया भी अलग अलग होगा, तो दोनों को मशीनें भी अलग अलग लेनी पड़ेंगी, यस और नो? अगर ऐसा ना होता तो ये भी तो हो सकता था कि वो दोनों एक सांझी मशीन इस्तेमाल कर लें, क्योंकि जिसपे कॉस्मेटिक और मेडिसिन दोनों बन जाएंगे, यस और नो? यस। परंतु क्या अगर डिवीजन अगर तुम फॉलो कर रहे हो, अगर तुम डिविजनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करके बैठे हुए हो, तो क्या अभी वो साझापन करना पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? तो क्या तुमको दो मशीनें लेनी पड़ेंगी? यस। तुमको अलग अलग प्रकार की लेबर्स को भी हायर करके रखना पड़ेगा? यस। तो भैया तुम्हारा खर्च ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, यस और नो? राइट डाउन प्लीज। मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। Every department works in isolation. What is the meaning of isolation here, guys? अलग अलग. Every department works in isolation. Therefore, each and every department requires their own resources. And therefore more resources will be required. भाग समझ में आ गया होगा? हाँ जी बेटा, ये टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। इन्होंने एक मशीनरी परचेज किया, मेडिसिन के डिपार्टमेंट को भी लोड है, कॉस्मेटिक के डिपार्टमेंट को भी लोड है। इनके जो हेड थे ये पहुंच गए,
टॉप लेवल वाले के पास कि ये मशीनरी मेरे को दे दो, ये मशीनरी मेरे को दे दो। तो इस रिस्पेक्ट में, यानी कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के टाइम पे कहीं की बारी डिपार्टमेंटल हेड्स में क्या हो जाती है, आपस में लड़ाई हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। इस सेंस में इस बात को बोला गया, समझे? तो लिखिएगा कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट। समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट में अराइज sometime conflict may arise amongst various departments with respect to allocation of resources, with respect to allocation of resources, guys. Am I clear, my dear friends? Yes sir. बेटा अभी आपने एक बात को यकीनन माना कि हमें मशीनें दो चाहिए होंगी, लेबर भी अलग अलग चाहिए होंगी। अगर इकट्ठे काम कर रहे होते तो ऐसा भी तो हो सकता था कि अगर मेडिसिन वाले वेले बैठे हैं, चल तो कॉस्मेटिक में लग जा जाके, पर अब वो चीज पॉसिबल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? नहीं, क्योंकि वो तो अलग अलग काम कर रहे हैं। तो खर्चा ज्यादा होगा कि नहीं होगा? यस और नो यार? ये देखो, बात को फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? बस फील कर ली तो बात बन गई, बस ठीक है ना। लिखिएगा इंक्रीज इन कॉस्ट, द लास्ट पॉइंट गाइस। इसके बाद आई एम वाइंडिंग अप द सेशन गाइस, छोटा लेक्चर रखेंगे आज। नहीं, मुझे सूटेबिलिटी लिखवानी है अभी। इंक्रीज इन द कॉस्ट, कोई बात नहीं, आइएगा प्लीज, करिएगा, मेहनत करिए। इफ डिविजनल स्ट्रक्चर इज एडॉप्टेड तो क्या होगा, कॉमा then many activities in the organization, हाँ जी, will be repeated, बोलो ना जी, will be repeated, which will result in, guys, what? Higher costs. क्या इसको हम डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज बोल सकते हैं? यस। क्या हम इसको ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज भी बोल सकते हैं? यस। सी दीज ऑल आर द डीमेरिट्स। सूटेबिलिटी कहाँ सूटेबल है? देखो, सबसे पहले सूटेबिलिटी में तो अगर आप मेरे से बात करोगे तो मैं इसमें बताऊंगा कि जब ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोडक्ट बनाती हो कि अनेक बनाती हो। देखिएगा, मल्टी प्रोडक्ट ऑब्लिक डिफरेंट लाइन्स ऑफ प्रोडक्ट, हम लोग अलग अलग प्रकार के वन्य समन्वय चीजें बनाते हैं। डाइवर्सिफिकेशन है जहां पे प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है, ध्यान से। नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशन नीड्स प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। उन्होंने की चाहिए प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन चाहिए उन्होंने। अच्छा, पिछे की चाहिए सीगा फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। नंबर 3, where the company is planning to add more lines of product. बेटा क्या हमको इतनी बात पल्ले पड़ गई? एक लास्ट कॉन्सेप्ट करवा दूं, मेरे को दिख गया था एक क्वेश्चन। अच्छा, पहले एक होमवर्क लिखो, डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। आपके बुक्स में दिया हुआ है, आपने उसको रेफर करके लिखना है। होमवर्क लिख लो इसको
एक सूटेबिलिटी ऑफ डिविजनल में एक लाइन ऐड करना, ऑर्गेनाइजेशन वांट्स, क्या चाहती है वो, ऑर्गेनाइजेशन वांट्स ईच डिवीजन टू बी सेल्फ कंटेन्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ कंटेन्ड? अंडर वन रूफ सब कुछ है, एक ही डिपार्टमेंट में परचेज भी हो रहा है, मार्केटिंग भी हो रहा है, प्रोडक्शन भी हो रहा है, एंड सो ऑन। दैट इज ईच डिवीजन contain marketing, production, purchase, etc. गाइस एक क्वेश्चन लिखना, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। पॉइंट नंबर 1, बेटा मैंने आपको ये पॉइंट पहले मिलता जुलता लिखवाया था। क्या मैंने आपको डेफिनेशन में लिखवाया था कि इट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल, वर्क एंड द रिसोर्सेज? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझाया भी था, तो मैं उसे मिलता जुलता पॉइंट अभी लिखवा रहा हूँ। नंबर 1 पॉइंट फटाफट से लिखिएगा, इट defines the correlation between human, physical and financial resources. Number 2, it represents, अच्छा जी क्या बताएगा, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट याद आ रहा है कि नहीं यार? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ढांचा होता है ऑर्गेनाइजेशन का, करवाया था ना पहले। इट रिप्रेजेंट्स द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? के नीचे कितने सबऑर्डिनेट्स हैंडल हो सकते हैं। अच्छा, एक के नीचे कितने लोग काम करेंगे अगर ये पता चल जाए तो कहीं ना कहीं में वर्किंग स्टाइल पता चल जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का। नंबर 3, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द वर्किंग स्टाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Next, it defines the scalar chain and communication needs to be passed from each and every level of scalar chain. भाग क्लिक हुआ? Communication needs to be passed from each and every level of scalar chain. और ऐसा होगा तो क्या होगा? Which ensures there will be no communication gap. भाग समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
Last point. It also represents authority and responsibility at the various job positions. नोट बेटा, अगर आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट टॉल हो, टॉल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉल? ये ए है, बताना ए और बी में से टॉल किसको बोलोगे? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो भैया अच्छा मुझे बताओ, मुझे एक को नैरो बोलना है, एक को वाइड बोलना है, मैं नैरो किसको बोलूं? तो टॉल वाला नैरो है, यस और नो गाइस? नोट, अ टॉल स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज अ नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. बेटा प्रोसेस के ऊपर बहुत सारी केस स्टडीज दी हुई हैं, बहुत अच्छी केस स्टडीज दी हुई हैं एमसीक्यूज के रूप में. सर कोई और किताब करने की कोई ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है. और मैं आपको यकीनन ये भी बोल दूं कि अगर आप अकेली पूनम गांधी भी करके जा रहे हो, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि दैट कैन यू इजीली अटेन 98 और 99 मार्क्स. कोई आपको अलग से कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाम खा बेवकूफ़ मत बनिएगा. देयर इज़ नो नीड एट ऑल. आपको इतना ही दिल करता है करने का, पर पहले नवंबर तक अपनी एक बार ये बुक निबेड़ दो, उसके बाद सैंपल पेपर्स कर लेना जितना दिल करे. और कोई किताब लेके करने की जरूरत नहीं है. मैं आपको एक सजेशन देता हूं एक और, आप लोग पिछले 4 साल के PYQs और सैंपल पेपर्स बस यही कर लो, और साथ में टेक्स्ट बुक्स कर लो, बस मोर देन सफिशिएंट है. चक्करां च पैन दी कोई लोड नहीं है यार. इटसेल्फ आपकी बुक्स में बहुत सारे MCQs दिए हुए हैं, सब कुछ दिया हुआ है, एजर्शन रीजनिंग दी हुई है, सब कुछ है. तो और चक्करों में पढ़ने की कोई लोड नहीं है. थैंक यू सो मच. देयर विल बी अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स. डॉट 12:45 पे मैं अपनी क्लास को शुरू कर दूंगा बेटा. बेटा मेरा